प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में वेदरिंग भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मौसम के विभिन्न स्टैटिक साधनों द्वारा विघटन, डिसइंटीग्रेशन तथा अपघटन, डीकम्पोजिशन से चट्टानें टूट टूट कर चूरा हो जाती हैं। इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है, स्टैटिक क्या होते हैं मौसम के साधन? हवा का ताप, दाब, बहने की गति, दिशा, बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात, ये सभी मौसम के स्टैटिक साधन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विघटन से चट्टानें चटक कर टूट जाती हैं, जबकि अपघटन से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आता है और वो गल सड़ कर चूरा चूरा हो जाती हैं। विघटन क्या होता है? जब मैकेनिकली चट्टानें यांत्रिक रूप से टूटती हैं। अपघटन क्या होता है? जब चट्टानें रासायनिक रूप से टूटती हैं। अब रासायनिक रूप से कैसे टूटेंगी? उदाहरण के लिए आप एक चट्टान देखते हैं जहाँ लोहा या आयरन ओर उसमें है, तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन युक्त पानी उसमें प्रभाव डालता है तो उसमें सारा का सारा आयरन जो है वो जंग लग के निकल जाता है, तो उसको कहेंगे अपघटन यानी डीकम्पोजिशन, यानी उसमें से एक मिनरल का निकल जाना। विघटन में होता है जब सूरज के प्रभाव से टुकड़े हो जाते हैं, चट्टान गर्म हो जाती है, गर्म होने से उस दो हिस्सों में वो बट जाती है, और भी बहुत सारे कारक हैं। आओ हम आगे बढ़ें अपक्षय के प्रकारों के बारे में। आओ हम अपक्षय के मुख्य प्रकारों का अध्ययन करें। सबसे पहले है भौतिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। तीसरा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। आओ अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम भौतिक क्रिया द्वारा चट्टानों के चटक कर, टूट फूट कर चूरा होने की क्रिया जो होती है वो भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। ये क्रिया अवसादी चट्टानों में बहुत तीव्र गति से होती है, परंतु ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी कठोर चट्टानों पर भी भौतिक क्रिया होती है। आओ हम इस अपक्षय के अंदर आने वाले कुछ छोटे जो हेडिंग हैं उनका अध्ययन करें। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सूर्य ताप का, दाब मुक्ति का, वर्षा का, अपशल्कन का। सूर्य ताप को इंसोलेशन कहते हैं, दाब मुक्ति को रिलीज ऑफ प्रेशर कहते हैं, और रेनफॉल आपको पता है वर्षा। एक्सफोलेशन के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। ये भौतिक अपक्षय के फर्दर डिवीज़न थी, आगे के छोटे उपभाग थे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सूर्य ताप। सूर्य ताप दिन के समय सूरज के प्रभाव से चट्टानें गर्म हो जाती हैं और रात को ठंड के प्रभाव से वो सिकुड़ जाती हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप उन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे खंड विघटन और कणिका विघटन होता है। यानी जब वो फूल जाएगी तो उसमें से कुछ कण बाहर निकल जाएंगे। तो ये विघटन जो होता है उसे सूर्य ताप से संबंधित है। दूसरा है दाब मुक्ति। भूप्रपट्टी की निचली चट्टानों पर ऊपरी चट्टानों का पर्याप्त दबाव पड़ता है, जिससे निम्नीकरण से के कारण जब ऊपर की चट्टान हट जाती है तो नीचे की चट्टान दाब मुक्ति मिल जाती है, जिससे चट्टान थोड़ी सी फैलने लगती है और चटक के टूट जाती है। उदाहरण के लिए एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान है, जब पहले वाली चट्टान टूट जाएगी तो दूसरी सामने आ जाएगी। अब उस पे भौतिक कारक काम करेंगे। तीसरा कारक है वर्षा। वर्षा के प्रभाव से चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। भौतिक अपक्षय में वर्षा को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे स्थान जहां पर तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है, चट्टानों में पानी बर्फ़ के रूप में भर जाता है। जब बर्फ़ ज़्यादा दबाव डालती है, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, तरल पानी का आयतन कम होता है। अगर किसी चट्टान में दिन के समय पानी है और रात में अगर वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगी चट्टान के अंदर और चट्टान अंदर से टूट जाएगी। तो इसके आयतन के परिवर्तन से चट्टानों के टूटने को वर्षा का प्रभाव में शामिल किया जाता है। अगला अध्ययन करेंगे अपशल्कन, एक्सफोलेशन। चट्टानें गर्मी के कारण जो फैल जाती हैं और ठंड के कारण वो सिकुड़ जाती हैं। उससे क्या होता है,
उनका ऊपर का हिस्सा बार बार गर्म होने से फैल जाता है और वो प्याज के छिलके की तरह निकलना शुरू हो जाता है। जब एक चट्टान का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसके भीतर भाग ठंडा होता है और ऊपर का भाग गर्म होता है। तो धीरे धीरे बुरबुरी होकर उसका ऊपर का हिस्सा टूटना जो है उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। जैसे प्याज के छिलके आपने देखे होंगे, सूखे सूखे ऊपर से निकलते जाते हैं और दूसरा हरे वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा सामने आता जाता है। ठीक चट्टानों के साथ भी ऐसी क्रिया होती है। हम आगे की ओर बढ़े। रासायनिक अपक्षय और उसके प्रकार। वैसे तो रासायनिक अपक्षय अपक्षय का ही एक हिस्सा था। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलायोजन और विलयन शामिल है। आओ इनको हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करें। सबसे पहले हम रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने के अध्ययन जो कर रहे हैं उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें चट्टानें और अंतर्निहित खनिज पानी द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, गैसों द्वारा घोल दिए जाते हैं और वो चट्टानों से निकल जाते हैं। इस क्रिया को रासायनिक क्रिया कहते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, एक एक हेडिंग और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन, जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है और लोहे से युक्त चट्टानों के संपर्क में आने पर लोहे को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। इससे चट्टानें भुरभुरी होकर टूटना शुरू हो जाती हैं। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी एक चट्टान जिसमें पानी का मिलना, पानी में क्या मिलना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, ऑक्सीजन से उस चट्टान पर प्रभाव पड़ना, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को ख़राब करना, उसमें लोहे की चट्टान का जंग लगना और बाद में उसका टूट जाना, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। आओ हम कार्बोनेटीकरण के बारे में जानें। आपने बहुत सारी चट्टानें देखी होंगी जिनमें चूना होता है, लाइम होता है। जब कभी किसी जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो चूना युक्त चट्टानों में प्रवेश करता है और बहुत जल्दी उनको घोल देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने में विपरीत संबंध पाया जाता है और रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टान का चूना निकल जाता है। उस प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं, यानी चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल का प्रभाव पड़ना। अगला कॉन्सेप्ट है जलायोजन। जल में हाइड्रोजन गैस मिश्रित होने के कारण जब ऐसा जल चट्टानों में प्रवेश करता है तो वो चट्टान को भारी कर देता है, यानी चट्टान का भार पहले कम होता है, फिर पानी के मिलने से भार ज़्यादा हो जाता है। जब भार ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर दबाव अंदर से बाहर से ज़्यादा पड़ेगा और जब ऐसा होगा तो चट्टानें टूट जाती हैं। फेल्सफर वाली चट्टानों में ये क्रिया बहुत प्रभावी होती है, यानी चट्टान में पानी के मिलने से उसका भार बढ़ जाना और उसके अंदर डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी शुरू हो जाना, अपघटन की क्रिया शुरू हो जाना। विलयन, विभिन्न प्रकार की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। जब वो जल के संपर्क में आते हैं तो जल उनको घोल देता है। उदाहरण के लिए एक चट्टान में अगर नमक की मात्रा है तो वो पानी में घुल जाएगा और चट्टान का कुछ हिस्सा, उसके अंदर का हिस्सा खाली हो जाएगा, इसलिए चट्टान धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी विलयन में शामिल की जाती है। अब हम तीसरे मुख्य प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जिसका टाइटल है जैविक अपक्षय। इसमें वनस्पति, बिलकारी जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। इसके कारण क्या है, चट्टानों का डीकम्पोजिशन, डीइंटीग्रेशन होता है। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। आओ हम एक एक करके इसका बारीकी से अध्ययन करें। अपक्षय के मुख्य प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जैविक अपक्षय शामिल है। मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पति के प्रभाव से
चट्टानों का टूटना शुरू हो जाता है। इसे जैविक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। जैविक अपक्षय मतलब जीव जंतुओं द्वारा किया गया अपक्षय। पहला हेडिंग है वनस्पति, वेजिटेशन। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों को अपने विकास के साथ और भी अधिक चौड़ा कर देती हैं। जड़ों द्वारा चट्टानों पर दबाव पड़ता है जिससे वह टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इसी टूटने की प्रक्रिया को वनस्पति द्वारा किया गया जैविक अपक्षय कहते हैं। बिलकारी जीव जंतु, बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव जंतु जैसे चींटियां, खरगोश चट्टानों में खोल बनाकर रहते हैं और वो चट्टानों को तोड़ देते हैं। इसके प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं। इसी को भी जैविक अपक्षय के अंतर्गत शामिल किया गया है। मानव द्वारा भी प्रकृति में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे सुरंग बनाना, चट्टानों को तोड़ फोड़ करना या चट्टानों से खनिज निकालना। इसको भी हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। नंबर 1, अपक्षय से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, रासायनिक अपक्षय का वर्णन करें। नंबर 3, क्या मनुष्य का अपक्षय में कोई प्रभाव रहता है? यदि रहता है तो उसका वर्णन करें। सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। चित्रों और लिखे हुए के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर उसको अच्छे से याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। अपक्षय होता है भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब भौतिक में आता है वर्षा, दाब मुक्ति, सूर्यताप, एक्सफोलेशन। एक्सफोलेशन को हम अपशल्कन कहते हैं। रासायनिक में आता है कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रेशन और विलयन, जो रासायनिक तौर पे अपक्षय होता है। अब जैविक अपक्षय में आता है वनस्पति, मनुष्य और बिलकारी जंतु। आप इसको ध्यान से पढ़ें। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है।